निमरा के मौगी सबके भौजी। इस कहावत को आप लोगों ने जरूर सुना होगा। समाज के सबसे नीचे तबके की महिलाएं कितना भी पवित्र क्यों न हो, उनके आचरण और व्यवहार पर सभी अंगुली उठा लेते हैं। और समाज के सबसे सम्मानित प्रभावशाली व्यक्ति, चाहे उनकी महिलाएं कितना भी सामाजिक और नैतिक स्तर पर करप्ट क्यों न हो, उसके ऊपर किसी को सवाल उठाने की हिम्मत नहीं होती। एक अर्ज करना चाहता हूँ, इंसाफ की उम्मीद थी मगर अन्याय का वो महल निकला। इंसाफ की उम्मीद थी मगर अन्याय का वो महल निकला। हम वीर जवानों और बेबस वीर नारियों का ऐ गालिब, हम वीर जवानों और वीर नारियों का ऐ गालिब, दौड़ते दौड़ते नवाबों के न्यायालय में हमारा दम निकला। जय वेटरन्स, आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल A3Z एक सर्विसमैन फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली न्यायालय में बैठे हुए न्यायाधीश महोदय, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 न्यायाधीश महोदय ने हम वीर जवानों और वीर नारियों को न्यायालय के दरवाजे पर दशकों तक दौड़ाने के बाद एक न्यायाधीश महोदय आते हैं और कहते हैं कि मैं आपका फरियाद नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि आपके फरियाद के ऊपर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फैसला दे चुका है। 4 न्यायाधीश महोदय को सिर्फ एक लाइन समझने में कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने इस पर जजमेंट दे दिया है, मैं इस पर नहीं सुनवाई कर सकता हूं, 10 को लग गया। एक न्यायाधीश महोदय ने सिर्फ 1 घंटे में जजमेंट सुना दिया पूरा केस को पढ़ के कि जाइए, मैं आपका केस नहीं सुन सकता हूं, क्योंकि पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दिया है। और यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं है। इस केस के संबंध में हमारे वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सर क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए। आप सबको मालूम है कि कई वर्षों से हम लोग लगातार इसके लिए कोर्ट में संघर्ष कर रहे हैं। पहले जो जज सुनवाई कर रहे थे वो ट्रांसफ़र हो गए, बेंच ट्रांसफ़र हुआ, दूसरे जज के पास आए वो भी ट्रांसफ़र हो गए, एक जज रिटायर्ड हो गया। तो टोटल 4 जजों ने जो केस सुना है उसमें से 3 या तो ट्रांसफ़र हो गए या रिटायर्ड हो गए। बेंच के सामने केस आया और 1 घंटे में ही केस डिस्पोज हो गया। जिस जज महोदय ने डिस्पोज किया, पहले वो सरकारी वकील थे और मुझे ऐसे लगा कि शायद वो मन बना के आए हुए थे कि आज केस को डिस्पोज कर देना है। सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता ने मेरिट पे बहस शुरू की और मेरिट था सारा कुछ का, जिसको जज महोदय ने माना भी, एग्री भी किया। अपने सरकारी वकील बड़ी चालाकी से मेरिट के ऊपर बहस ही नहीं किया। उसने इतना ही कहा कि पे कमीशन की रिपोर्ट का रिव्यू करने का कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। और उसने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ का नए खरबाल के केसेस में, सिमिलर केसेस में जो आदेश आया था, जिसमें इस चीज़ का वर्णन था कि हमारी जो इंटरवीन है वो नहीं हो सकती, उसको कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का ये भी रूलिंग है कि अगर वायलेशन है, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो कोर्ट इंटरवीन कर सकती है। वो कागज भी कोर्ट के सामने रखा। कोर्ट ने निर्णय दिया, वो मेरिट पे नहीं दिया, वो निर्णय ये दिया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में पे कमीशन की रिपोर्ट में हम इंटरवीन कर सकते हैं। और दूसरा दिया कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट ने सिमिलरली इसमें डिस्पोज कर दिया है। पहले सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्पेशली मिलिट्री अफसर लगे हुए थे कि केस किसी भी हालत में खारिज हो। पे कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है उसकी रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी, तो हम कहाँ जाएगा, देश के नागरिक कहाँ जाएगा, इम्प्लाई। मैं आपको बता देता हूँ, जब 12,000 एक जवान का, 17,000 एक जेसीओज का रिकमेंडेशन किया था पे कमीशन ने, इन्हीं अफसरों ने उसका विरोध किया, उसको परसेंटेज के आधार पे करवाया और पीछे जवान खड़े किए। और यही एक गवर्नमेंट है जो मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12,000 से जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो कम हो गई जवानों की। मेजर जनरल बैस के केसेस में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, वो भी तो एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट थी। तो ये हरबाल के केसेस में सेम डे डिसीजन हो गया था। पुलिस सर्विस में 45 लाख सैनिकों
जिसमें 15 लाख आज के डेट में कार्यरत और लगभग 30 लाख रिटायर्ड सैनिक और वीर नारियों के मसले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्यों नहीं मानते? न्यायालय किसी विशेष व्यक्ति या प्रभावशाली व्यक्ति या किसी विशेष वर्ग के लोगों का एक छोटा से छोटा चीज भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर में डिसाइड करके 45 लाख सैनिकों के मुद्दे को दरकिनार करके दशकों तक भटकाती है। आखिर क्यों? जब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश महोदय ने 1 घंटे में खारिज करके बोला कि आप जाइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जाइए, आप वापस सरकार के पास जाइए जिन्होंने आपको सेंट्रल पे कमीशन या 6 पे कमीशन में आपके साथ अन्याय किया है, और वापस जवाब मांगे। भाई साहब, मैं फिर सवाल पूछता हूं कि सरकार को जो जवाब देना था दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने दे दिया। आपको सुनना चाहिए था ये 45 लाख सैनिकों का मामला। ऐसा क्या कारण है कि 45 लाख सैनिकों और वीर नारियों के मनोबल और सम्मान से जुड़ा हुआ मामला को रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्यों नहीं मानते? जब इस संबंध में हमारे देश के सुप्रसिद्ध और एक निर्भीक पत्रकार न्यायालय के बारे में क्या बोलते हैं, आप खुद सुनिए कि आखिर न्यायालय में बैठे न्यायाधीश महोदय 45 लाख सैनिकों के इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर में क्यों नहीं मानते। एक आम आदमी के घर जब पुलिस पहुंचती है तो कहा जाता है कि उसकी इज्जत समाज में चली गई। सफेद पोशों को भले ही कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जुडिशियरी, एक न्याय मूर्ति के घर जब दिल्ली पुलिस, स्वयं डीसीपी, सेंट्रल दिल्ली के, नई दिल्ली के डीसीपी इस तरह से पहुंचे, दंदनाते हुए अंदर घुसे, तो पूरी कुछ भी नहीं बचा, कोई इज्जत बची नहीं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों को कॉलेजियम चुनता कैसे है? ऐसे लोगों को, और ऐसे दर्जनों ऐसे किस्से कोर्ट रिपोर्टिंग के दौरान हम लोगों ने देखे हैं कि ऐसे नक्कारे लोग हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति बना दिए गए, जिनको हमने वकालत में उचक्का की तरह देखा। 15 मार्च को शाम तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर के दिल्ली के चीफ जस्टिस को पता था, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि इस आग को हम दबा देंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जज यशवंत वर्मा का ट्रांसफर कर दिया। और कमाल की बात देखिए, निर्लज्जता का हद, कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी, प्रेस रिलीज जारी कर दी कि उस घटना से ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सब कुछ सब अफवाह है, कुछ है ही नहीं है। वर्मा दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर मोस्ट जज हैं। वर्मा हाल के अगले वर्ष तक वो उनका सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन हो जाता, वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते। हो सकता है कल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते। अभी वो दिल्ली हाईकोर्ट में कॉलेजियम का हिस्सा रहे हैं, और वो कॉलेजियम के माध्यम से इस वर्मा ने ना जाने कितने जजों की नियुक्ति की होगी। और सोचिए, यदि भ्रष्ट जज, बेईमान जज यदि कोई नियुक्ति करेगा तो बेईमान ही करेगा। जज वर्मा के पिता भी जज थे, वर्मा भी जज हैं, इनका बेटा भी कल को जज होगा। ये इस बात का खुलासा जस्टिस शिव नारायण ढींगरा ने किया। वर्मा के परिवार के लोग दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत कर रहे हैं, तो सोचिए, कल्पना की। इसीलिए मैं कहता हूं कि हर जज, जितने भी न्यायमूर्ति होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जितने जज होते हैं, उनके क्लोज रिलेशन में आपको वकील मिल जाएंगे। वो इंजीनियर, डॉक्टर, आप जजों के बच्चों को बहुत कम देखेंगे वो इंजीनियर, डॉक्टर, ठेकेदार कुछ होगा। जज का बच्चा वकील जरूर से जरूर होगा, क्योंकि उसी के माध्यम से रिश्वत आएगी, उसी को फिर से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वो कॉलेजियम का हिस्सा होगा। उसने किसी के बेटे पर एहसान किया, उसका बेटा कल कॉलेजियम में पहुंचेगा, वो उसके बेटे पर एहसान करेगा। ऐसा क्या चक्र चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो जजेज होते हैं, उनके बाप दादा भी जजेज रहे हुए होते हैं। यही खेल कॉलेजियम का चल रहा है, यही भाई भतीजावाद का खेल चल रहा है। ये सच्चा और निर्भीक पत्रकार मनीष ठाकुर साहब ने न्यायालय की जड़ें हिला दी और धज्जियां उड़ा दी कि न्यायालय में बैठे कौन लोग हैं और वो किस प्रकार का फैसला देते हैं। दोस्तों, आज भी भारतीय न्यायालय में मुझे ऐसा लगता है दशकों तक हम जवानों को न्याय के नाम पर दौड़ाने के बाद सिर्फ 1 घंटा में जब केस रिजेक्ट किया जाता है, तो जवानों के मन में विश्वास होने लग गया है कि न्यायालय में बैठे न्यायाधीश महोदय सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, या फैसला उसके बारे में सोचते हैं जो उनके हित में हो, या उनके समकक्ष जो बाबू लोग हैं, जो देश के सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनके हित में हो, ना कि समाज में और सेना में जो लोएस्ट पोजीशन में जवान हैं और उनकी वीर नारियां हैं, उनके न्याय से उनको कुछ लेना देना है। अगर सेना के सबसे लोएस्ट कैडर के वीर जवान यानी सिपाहियों और युद्ध में या ऑपरेशन में शहीद हुए सिपाहियों के वीर नारियों को
न्याय देने में उनका भरोसा होता तो शायद वो एमएसपी को दशकों तक नहीं लौटाते और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये नहीं कहा जाता कि जाइए आप सरकार के पास और इस मैटर को आगे और एक्सटेंड नहीं किया जाता। यानी जब तक आप सिस्टम के हिस्से नहीं हैं या कोई खास प्रभावशाली नेता नहीं है या आईएएस नहीं है या सेना अधिकारी नहीं है, तब तक आपका केस रियरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं आएगा और तब तक आपको भारतीय न्यायालय में न्याय नहीं मिलेगा। जय हिंद।